तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है फार्मूला शीट फॉर लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन के लिए फार्मूला शीट हमने एक तैयार की है। तो लॉज ऑफ मोशन में पहला टॉपिक आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, या मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई उसकी गति की अवस्था में कोई चेंज ना किया जाए। और अगर किसी वस्तु पर एफ नेट जीरो है, इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम में है। और एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए से, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए से जो ए नेट होगा वो भी जीरो होगा। मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम भी जीरो होगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम जीरो होगा, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने पे जीरो तब आता है जब वो कांस्टेंट हो पहले से। अब न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम, इसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नाम से भी जाना जाता है। क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? ये होता है एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। एफ इज इक्वल्स, एफ माने फोर्स, एम मास है और ए है एक्सक्लरेशन। मीन्स जो मास और एक्सक्लरेशन का प्रोडक्ट होता है वो होता है फोर्स के इक्वल। किसी चीज़ पे लगाएगी फोर्स के इक्वल, तो फोर्स को, और इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसलिए इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। जो फोर्स होती है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होता है, दिस इज कॉल्ड फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे कैसे आया और अपॉन चेंज इन टाइम कैसे आया? अगर हम मास इंटू वेलोसिटी करते हैं तो मोमेंटम आता है, और वेलोसिटी को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एक्सक्लरेशन आता है, दैट इज कॉल्ड ए। और एक्सक्लरेशन मतलब मास, और जब एक्सक्लरेशन को प्रोडक्ट करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम आ जाएगा। तीसरा आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे वेट मशीन है हमारे पास, वेट मशीन अगर हम किसी दीवार पर धक्का दे रहे हैं, जैसे दीवार पर धक्का दे रहे हैं, तो उस दीवार के द्वारा हम पर भी उतना ही फोर्स लगाया जा रहा है जितना कि हम उस दीवार पर लगा रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है वेट मशीन। तो क्या वेट मशीन हमारा वेट मेज़र करती है एक्चुअल में? आंसर है नो, क्योंकि वेट मशीन हमारा वेट एक्चुअल में मेज़र करती नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा वेट मशीन पर लगाए गए नॉर्मल रिएक्शन को वो मेज़र करती है, ना कि हमारा वेट मेज़र करती है। तो इससे क्लियर हो चुका होगा। चौथा टॉपिक आता है इसमें स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या है, कैसे इसको ड्राइव किया जाता है? तो स्प्रिंग, हमारे पास कोई स्प्रिंग है और उसकी लेंथ एल है। हमने उसकी लेंथ में खींच के या दबा के एक्स उसकी लेंथ कम कर दी, हमने इसको दबा दिया, यहाँ से एफ एक्सटर्नल लगा दी और हमने उसकी लेंथ को थोड़ा कम कर दिया दबा के, तो स्प्रिंग खुलना चाहेगी अपनी इलास्टिसिटी के कारण। तो इस पे जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी हमारे एक्सटर्नल फोर्स के, और जो डिस्प्लेसमेंट, जो उसकी लेंथ में चेंज होगा, उसकी लेंथ कम होगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो जो इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है उसकी लेंथ, तो वो अपोजिट है स्प्रिंग फोर्स के, अपोजिट है स्प्रिंग फोर्स के। तो ये डेल्टा एक्स है चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और के है स्प्रिंग कांस्टेंट। एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा एक्स है। यहाँ पे माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है, माइनस साइन यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि जो फोर्स ऑफ स्प्रिंग है, स्प्रिंग की फोर्स है वो, और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये निगेटिव साइन इसी को डिनोट करता है यहाँ पे। तो स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, मतलब अपनी अपनी जो वैल्यू है वो चेंज करते रहता है। अब आता है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, पांचवा टॉपिक। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, या स्प्रिंग कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, ऐसे भी कह सकते हैं। मीन्स है कि जो स्प्रिंग की लेंथ है, जैसे जैसे स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती है ऐसे ऐसे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होते जाता है, और जैसे जैसे स्प्रिंग जो ये लेंथ घटती है वैसे वैसे ये बढ़ते जाएगा, ये क्वांटिटी के बढ़ती जाएगी, इसका मतलब ये है। और के और एल को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया और बराबर लगा दिया, तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हमको मिल गई यहाँ पे। अब जो इस यहाँ पे सिक्स्थ टॉपिक जो आता है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्या है, कैसे इसको ड्राइव किया जाता है?
हमारे पास कोई स्प्रिंग है और पैरेलली हमने उनको अरेंज किया है और उस पर एक मास लगाया हुआ है, एक एम मास का ब्लॉक बांधा हुआ है। एम मास के ब्लॉक को हम एफ फोर्स से बाहर की ओर खींचते हैं तो स्प्रिंग बाहर की ओर खुल जाएगी और तीनों स्प्रिंग सेम बराबर डिस्टेंस में खुलेंगी, उनकी लेंथ में बराबर ही चेंज होगा क्योंकि तीनों क्या है, पैरेलल में लगे हैं। मान लिया कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है पहली स्प्रिंग का, दूसरे का K2 है और तीसरे का K3 है। अब और जो ये फोर्स है ये डिवाइड हो जाएगी F1 F2 और F3 में, F1 F2 और F3 में डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो तीनों फोर्सेस का सम आएगा ये इस फोर्स के इक्वल आ जाएगा। तो तीनों फोर्सेस का सम यहाँ पे इस फोर्स के इक्वल आ रहा है, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। अब F इज इक्वल टू KX हमने अभी पढ़ रखा है, तो KEX, F इज इक्वल टू KE का मतलब है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, K इंटू एक्स इज इक्वल टू K1X प्लस K2X प्लस K3X। एक्स 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 यहाँ से कॉमन आके कैंसिल आउट हो गए और फाइनली हमारे पास आ गया फॉर्मूला KE इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस K3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में क्या आता है, हमने तीन स्प्रिंग को सीरीज में कंबाइन किया है, सीरीज में इनका कॉम्बिनेशन किया है। तो मान लिया कि पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरी का K2 है, तीसरे का K3 है। अब हमने इनको एक मास पे बांध लिया, एक मास पे बांध लिया और मास को बाहर की ओर हम खींच रहे हैं। तो इसकी जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो स्प्रिंग फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी इधर की ओर, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं इधर की ओर एक्सटर्नल फोर्स, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो जो लेंथ चेंज होगी वो तीनों की लेंथ चेंज होगी, तीनों में कोई ना कोई, तीनों की लेंथ में कोई ना कोई बदलाव आएगा, मीन्स उनकी लेंथ थोड़ी ना थोड़ी बढ़ जाएगी, हम बाहर की ओर खींच रहे हैं क्योंकि। तो ये जो टोटल लेंथ बढ़ी है तीनों की मिला के, ये इन तीनों लेंथ, इनकी लेंथ बढ़ी है तीनों स्प्रिंग का, उनका सम हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू X1 प्लस X2 प्लस X3 इतना आ गया हमारे पास। अब अभी पढ़ा है हमने F इज इक्वल टू K डेल्टा एक्स, यहाँ पे x मान रखा है डेल्टा एक्स को, तो F इज इक्वल टू KX। तो के एक्स की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन K। तो F अपॉन K क्योंकि टोटल है तो K इक्विवेलेंट मान लिया, K इक्विवेलेंट, तो F अपॉन K इज इक्वल्स टू F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2 प्लस F अपॉन K3। ये आ गया, यहाँ से F कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट होके हमारे पास टोटल फार्मूला आ गया 1 अपॉन K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। दिस इज द फार्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। नाउ कंस्टेंट मोशन। मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे कोई पुली है और पुली पर मास m है, दो मास लटके हुए हैं M1 एंड M2 और एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, तो इनका टेंशन हो जाएगी T, ये T और ये भी T, टेंशन हो जाएगी इनकी T, टेंशन इनमें आ रही है। तो हमने इसको नीचे की ओर डिस्प्लेस कर दिया तो ये ऑब्वियसली ऊपर की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट माना कि ये एक्स डिस्प्लेस नीचे हो गया, माना ये एक्स डिस्प्लेस नीचे हो गया और टेंशन लगेगा ऊपर की ओर। इसका वेट जो होगा ये नीचे mg इसका वेट हो जाएगा, mg इसका वेट होगा नीचे की ओर, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी mg के इक्वल, क्योंकि अपोजिट हैं दोनों। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना आ रहा है यहाँ पे, mg फोर्स है तो mg टेंशन के बराबर आ गई, टेंशन mg के बराबर आ गया, टेंशन फोर्स आ गई, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट माने एक्स डिस्प्लेस हुआ तो टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जीरो। इनका सम जो होता है वो जीरो होता है यहाँ पे, ये फॉर्मूला है इसका। तो T1 X1 प्लस T2 X2 प्लस T3 X3 एंड सॉन Tn Xn, ये इसका फॉर्मूला आ गया इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब जो जितने भी वर्क डन हो रहे हैं यहाँ पे उन सब का जो बीज गणितीय हो गया, एल्जेब्रिक सम जो है वो जीरो आ जाएगा। अब हमने किया यहाँ पे इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो T1 T2 T3 एंड सॉन Tn ये एक कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। तो जो x ये हैं ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। तो T1 Vn प्लस T2 V2 प्लस T3 V3 प्लस एंड सॉन Tn Vn, इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो भी जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब इसको फिर हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, और फिर ये T1 T2 T3 एंड सॉन Tn ये एक कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, और जो ये V1 V2 V3 Vn है ये एक ये वेलोसिटी है।
वेलोसिटीज़ हैं। अब इनको जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे मिलता है हमको एक्सेलरेशन। तो t1 a1 प्लस t2 a2 प्लस t3 a3 एंड सो ऑन tn an, इनका जो भी एल्जेब्रिक सम होगा वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 9 टॉपिक। फ्रिक्शन में फ्रिक्शन, व्हाट इज़ फ्रिक्शन? अगर दो बॉडीज़ आपस में रिलेटिव मोशन होता है दो बॉडीज़ के बीच में, तो उन दोनों के बीच में एक अपोजिंग फोर्स लगती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। अगर ये दो बॉडीज़ हैं, हमने यहाँ पे दो ब्लॉक ले रखे हैं, दो ब्लॉक सिस्टम ले रखे हैं, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है ये एन है ऊपर की ओर, और यहाँ पे ए और बी, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, दैट इज कॉल्ड एफ बी ए। फ्रिक्शनल फोर्स ए ड्यू टू बी, दैट इज कॉल्ड एफ ए बी। ए के द्वारा बी पर लगाई गई, बी के द्वारा ए पर लगाई गई फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड एफ ए बी, और ए के द्वारा बी पर लगाई गई फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड बी ए बी। अब आता है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन मीन्स जब वो एक्चुअल में रिलेटिव मोशन कर रहे हों, जब वो एक्चुअल में रिलेटिव मोशन कर रहे हों तो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ को एफ के से डिनोट किया जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को एफ के से डिनोट किया जाता है, और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। जब रिलेटिव मोशन होता है तब ये आ जाता है हमारे पास। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यहाँ पे दिख रहा है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के, तो एफ इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे एफ इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट है, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू लेके आता है, एक्सपेरिमेंटली इसको निकाला जाता है। ओके, अब नाउ हमारे पास आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास आता है, इसको हिंदी में कहते हैं स्थैतिक घर्षण। एट रेस्ट, जब रेस्ट की पोजीशन आती है तब आती है स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये एक वेरिएबल और सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। वेरिएबल फोर्स है मीन्स ये अपनी वैल्यू को लगातार चेंज करते रहता है जैसे जैसे हम इस पर फोर्स लगाते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है एफ लिमिटिंग के बराबर, और कम से कम वैल्यू होती है 0। या तो कोई फोर्स है ही नहीं, या तो ये डायरेक्ट एफ लिमिटिंग के बराबर है। लिमिटिंग मतलब जस्ट अबाउट टू स्लिप, मीन्स अगर इससे ज़्यादा इस पर फोर्स लगाई जाएगी तो ये डायरेक्ट मोशन में आ जाएगा। इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला है तो सिर्फ एफ लिमिटिंग का है, और एफ लिमिटिंग की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये अपनी फिक्स वैल्यू लेके आता है। नाउ थर्ड जो टॉपिक आता है फ्रिक्शन के अंदर वो आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में टेन थीटा निकालेंगे। कैसे? यहाँ पे कोई mg मास का ब्लॉक हमने रखा हुआ है, और इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं हम इधर की ओर, एफ फोर्स लगा रहे हैं। अब इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इधर की ओर एक्ट करेगा, एफ एस दिस इज, और जो इसका मास है mg ये नीचे की ओर लगेगा, mg नीचे की ओर लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के बराबर आ जाएगी क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नॉर्मल रिएक्शन और एफ एस, ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन और एफ एस ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये दोनों एक फोर्स हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये आ जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में मान लिया कि थीटा एंगल है, तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है एफ एस और बेस है एन, तो एफ एस अपॉन एन। यहाँ से एफ एस की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, एफ एस की वैल्यू है म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, यही एफ लिमिटिंग और एफ एस का भी वैल्यू होता है। तो यहाँ से एन कैंसिल हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस आ गया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस आ गया। अब थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स म्यू एस, टेन इधर चला गया इनवर्स में, इनवर्स फंक्शन में, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी म्यू एस इंटू एन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नाउ हमारे पास आता है जो 10वां टॉपिक हमारे पास आता है वो है एंगल ऑफ, मतलब 10वां भी नहीं, चौथा टॉपिक है ये फ्रिक्शन के अंदर, एंगल ऑफ रिपोज। हिंदी में इसको कहते हैं विराम कोण। इसमें एफ हमने अभी अभी पढ़ रखा है कि एफ लिमिटिंग की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। अब हमने यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज तब काम करता है जब कोई ब्लॉक स्लाइडिंग कर रहा हो या स्लाइडिंग नहीं भी कर रहा हो, तो ऐसी चीज़ पे रखा है जैसे कोई फिसलन पट्टी टाइप की है। यहाँ पे हमने एम मास को रखा है और ये सरफेस से थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, तो जो इसका वेट होगा वो नीचे हो जाएगा mg,
mg, और थीटा एंगल बना रहा है तो ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पे जो एंगल है ये है 90 माइनस थीटा। कैसे? क्योंकि ये वाला हो जाएगा 90, ये वाला हो जाएगा 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है उसके 3 एंगल्स का जो उसके इंटरनल 3 एंगल का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा इज कॉल्ड साइन थीटा, तो mg साइन थीटा बन गया। अब यहाँ पे आ रहा है mg साइन 90 माइनस थीटा, तो mg cos थीटा बन गया, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। अब नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा के इक्वल, mg cos थीटा के इक्वल नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, और फ्रिक्शन करेगा ऊपर की ओर एक्ट, क्योंकि बॉडी नीचे की ओर जाना चाहेगी और अभी ये रुकी हुई है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो एफ लिमिटिंग मीन्स जस्ट अबाउट टू स्लिप है, इससे ज़्यादा अगर इस पर फोर्स थोड़ी भी धक्का दिया जाए तो ये नीचे की ओर स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू हो जाएगी म्यू एस इंटू एन, एन की वैल्यू हमने अभी अभी निकाल दी यहाँ से, इसका एफ बी डी बना के, एन की वैल्यू होती है एम जी कॉस थीटा, इतना निकाल दिया हमने। अब यहाँ से थीटा अगर जैसे जैसे छोटा होता जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। अब थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करेगा साइन इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइन थीटा के साथ इंक्रीज करता है और कॉस थीटा के साथ डिक्रीज करता है, यहाँ पे साफ देख सकते हैं। और यहाँ पे जो अब एम जी साइन थीटा है ये फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ये क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो एम जी साइन थीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू है कितनी, म्यू एस एम जी कॉस थीटा। इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ से इधर आ गया साइन थीटा के डिवाइड में, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज कॉल्ड टेन थीटा। आर मान लिया इसको क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज है, तो आर मान लिया इसको, टेन थीटा आर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू एस, और थीटा आर की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स म्यू एस, टेन इनवर्स म्यू एस आ जाएगी। और जो जो एंगल ऑफ रिपोज है तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया इसका फॉर्मूला।